बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 24 तारीख और पाकिस्तान में बुध की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन, पहली खबर। आप सबके जहनों में एक सवाल था, मसला था कि आपको कैसे पता चलेगा कि इमरान खान का नामजद किया हुआ उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। यह आपका मसला और सवाल हल किया है खुद इमरान खान ने, और अब आप ये बात डायरेक्टली इमरान खान से पूछेंगे और वो आपको डायरेक्टली जवाब देंगे, डायरेक्ट आपसे वापस बात करेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि मेरा ये उम्मीदवार है और उसका ये निशान है। आप कहेंगे गिल साहब क्या बातें कर रहे हैं, वो जेल में हैं, डायरेक्ट बातचीत कैसे होगी। तो आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि आप कैसे डायरेक्टली इमरान खान से हल्के के उम्मीदवार का पूछेंगे, वो उम्मीदवार का नाम और निशान आपको खुद बताएंगे, पर तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जनरल बाजवा के ऊपर लत्ते लिए हैं ख्वाजा आसिफ ने और कहा है कि जनरल बाजवा नालायक तरीन थे और वो आर्मी चीफ बनने के भी काबिल नहीं थे। ये स्टोरी आपके सामने रखते हैं। फिर अलीम खान का इंटरव्यू है। एक तो मान रहे हैं कि इमरान खान जीत रहा है, कन्फेस कर गए हैं, और दूसरा ये भी कन्फेस कर गए हैं कि उन्होंने कभी एक पैसे की जाती इन्वेस्टमेंट इमरान खान पर नहीं की, और जिनके साथ उनका इल्हाक है नून लीग जो उन्हें एटीएम कहती रही इमरान खान का, वो बात झूठ साबित हो गई। आज अलीम खान खुद मान रहे हैं कि एक टेडी पैसे का रवादार नहीं था इमरान खान उनसे। फिर अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि आलमी सतह पर छतरौल जारी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्विटर ने नया तरीका मुतारफ करवाया, जो वड्डा सारा झूठ, बड़ा मैं नहीं कह रहा, पंजाबी में वो वड्डा ही बनता है, क्योंकि झूठ इतना बड़ा है कि उसको बड़ा कहने से मामला हल नहीं हो रहा, वड्डा कहने से ही हल हो रहा है। जितना वड्डा झूठ जब आप बोलते हैं तो ट्विटर आपको मौके पर आवाम को आपकी छतरौल करने की इजाजत देता है। इस दफा बारी आई है हुसैन हकानी साहब की, ये खबर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन और निजामुद्दीन दो नंबरी लगातार कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इंसाफ के मुंह पर लगातार तमाचे लग रहे हैं, डस डस जैसे फिल्मों में लगते थे, याद कीजिए, और काजी साहब मुस्कुरा कर खा रहे हैं। उनके निजाम इंसाफ के अंदर 8-9 महीने से औरतें जेल में हैं, अभी तक चालान जमा नहीं हो सका 9 मई के वाकयात का। ये मामला आज क्या है ये आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद माहिर इल्म नजूम सुलंगी साहब, जो टैक्सी चलाते हुए सीधे आकर ब्रेक लगाई है पाकिस्तान में और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे इंटरनेट ने हो जाना है बंद। आप देखिए इल्म नजूम के माहिर हैं, ये कितना पता है इन्हें। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और शायद ये जो आपके जहनों में सवाल था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो जीतने के बाद बिक तो नहीं जाएंगे, चेंज तो नहीं हो जाएंगे, किसको टिकट दे देंगे, किसको वोट दे देंगे, इस सवाल का जवाब शायद उनके मास्टर स्ट्रोक से आपको मिल जाए। और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानतें मनसूख थी, उसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है, उस पर आपको बात बताएंगे। और फिर आखिर पर आपके सामने रखेंगे कि इरफान सदीकी सहाफ़त का लबादा ओढ़कर कैसे सहाफ़त को बेचा, और इसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हमारे एक दोस्त ने भेजी है, कुदरतुल्लाह शहाब साहब की एक याददाश्त, वो आपके सामने रखेंगे बशीर साहब की किताब में से, और किस तरीके से वो कुदरतुल्लाह शहाब जो थे वो आखिरी उम्र में किस तरीके से नादम थे। वो तो नादम हो गए थे, लेकिन यहाँ तो नदामत प्रूफ है लोग, इन्होंने तो नादम नहीं होना, इन्होंने इसी तरीके से चलना है। तो अब आते खबरों की तफसील की तरफ। आज खबरें बहुत ज़्यादा हैं, माजरत रन डाउन थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा थीं। अच्छा जी, सबसे पहले अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दूं कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। मैं आपको हर रोज़ ये कहता हूं कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों को इंडोर्स करें जो आपका ज़मीर कहता है कि सच बोलते हैं। जब तक आप लफाफों, लौंडे लपाड़ों को पैट्रोनाइज करते रहेंगे, झूठ फैलता रहेगा, और वतन अजीज़ में झूठ और करप्शन दो ऐसे कैंसर हैं जो उसको निगल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों को पैट्रोनाइज करें जो आपके ख्याल में सच बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ फैलाते हैं तो हमें अनसब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीलॉग से डिस्टेंस कीजिए, इसे मत सुना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम सच फैलाते हैं, सब्सक्राइब करें हमें भी, और ऐसे तमाम लोगों को जिनको आपको लगता है कि वो सच बोलते हैं उन्हें एंडोर्स करें, सब्सक्राइब करें, उनकी आवाज़ों को और ज़्यादा तवाना करें ताकि सच जो है वो पनप सके।
खबरों की तफसील की तरफ, जैसा मैंने कहा, पहली खबर, आपके जहनों में एक मसला था कि इमरान खान के उम्मीदवार कौन होंगे और हम उनसे किस तरीके से उन्हें कैसे वोट देंगे, हमें तो निशान ही नहीं पता। अच्छा, आप सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आप सब कहते थे गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको निशानों का नहीं पता। जो अभी तक की मेरी रिसर्च है वो आप हैरान होंगे कि गांव के अंदर लोगों को पता है उनके उनके उम्मीदवार का निशान क्या है, इमरान खान का नामजद उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है। गांव के तमाम लोगों को इस बात का पता चल चुका हुआ है। यकीन कीजिए कोई छोटी मोटी परसेंटेज रहती होगी। शहरों में हाँ, ये बात दुरुस्त है, एक बड़ी तादाद को ये नहीं पता उनका हल्का कौन सा है, उनका उम्मीदवार कौन सा है, उसका निशान कौन सा है। अब ये मसला था, बहुत बड़ा सवाल पूछते थे। इस मसले को किसी और ने हल नहीं किया, खुद इमरान खान ने हल कर दिया है। जी हाँ, आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इमरान खान के। आप जाएंगे फेसबुक पेज के ऊपर, अब कईयों ने झूठे फेसबुक पेज भी बनाए होंगे, तो एक तो ब्लू टिक जरूर देखिए, और एक इमरान खान के 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर। आपने ये जहन नशीन करना है कि ये वही असली वाला पेज है। तो आपने उस पेज पर जाना है, इमरान खान को डायरेक्ट मैसेज करना है, डायरेक्ट खत लिखना है, डायरेक्ट मैसेज करना है आपने फेसबुक पर, और आपने वहां पर सलाम दुआ करनी है तो जरूर कीजिए। लेकिन आप वहां पर फॉर एग्जांपल आपने NA1 का पूछना है तो NA-1 लिख दें, या NA और स्पेस दे के 1 लिख दें, और मैसेज भेज के जरा चंद सेकंड या 2 मिनट इंतजार करें। प्रोसेस करने में वक्त लगता है। थोड़ी देर के बाद आपको इमरान खान साहब खुद वापस जवाब देंगे फेसबुक के ऊपर के ये हल्का नंबर NA1 में मेरा ये उम्मीदवार है और उसका ये इंतखाबी निशान है, और इंतखाबी निशान की बाकायदा तस्वीर भी भेजेंगे आपको इमरान खान साहब। तो है ना कमाल की बात। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी, और हमारी टीम जिसने ये काम किया है वो भी काबिल सताइश है। तो अब आपका ये मसला हल हो गया। फेसबुक तो सभी के पास है, आपके पास नहीं है गांव में, तो आपके किसी बेटे के पास, भतीजे के पास, भांजी के पास, किसी भाई के पास, किसी ना किसी का अकाउंट तो बना है, तो उसके अकाउंट में से इमरान खान साहब के पेज पे जाइए, डायरेक्ट मैसेज जाइए कीजिए, और अब इमरान खान से डायरेक्ट हम कलाम होइए। इमरान खान अपने पेज से आपको खुद बताएंगे कि मेरा उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। तमाम नकालों से आप होशियार रहेंगे और आपका ये मसला जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आते हैं क्विकली। दूसरी खबर है, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफ़ा फिर एहसान फरामोशी की है, मैं यही कहूँगा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा बहुत नालायक था, नकम्मा था, और वो आर्मी चीफ बनने के काबिल नहीं था। बातें तो वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे सबसे पहले तो ये परेशानी की बात आप देखें कि एक हमारा कहा जाता है कि हमारा सबसे प्रीमियम अदारा है, तो अब अगर ख्वाजा आसिफ, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, अगर उनकी बात एक मिनट के लिए मान लें, और उन्होंने वो भी डील लेने वालों में से थे, जनरल बाजवा के करीबी दोस्त थे। आपको याद है कि वो उस्मान डार को हराया था उन्होंने एक मैसेज के ऊपर, तब जनरल बाजवा लाइक था शायद, जब मैसेज करके मिन्नत मांगी थी अपनी सीट की, और हरवाया था ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को, और इलेक्शन जीता था, तब जनरल बाजवा से भीख मांगी थी। लेकिन बहरहाल अब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा इस काबिल नहीं थे कि आर्मी चीफ बनते। तो इससे तो एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया कि हमारे अदारे में क्या नकम्मे लोग इतने ऊपर तक आ जाते हैं और आर्मी चीफ भी बन जाते हैं, और जिनको नहीं बनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पीछे लठ लेके ना पड़ जाइएगा, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, और बिल मुशाफा फरमा रहे हैं कि जो बाजवा साहब हैं वो इस काबिल भी नहीं थे कि वो आर्मी चीफ बनते। तो फिर तो बड़ी वाज़ेह बात है कि उन्होंने इदारे के पूरे प्रोसेस के ऊपर ये सवाल उठा दिया है। अब वो ये क्यों जनरल बाजवा के पीछे पड़े हैं लाठी लेके, ये मुझे पता नहीं। हालांकि जब उन्हें काम पड़ता था तो वो इसी जनरल बाजवा से मैसेज करके सीट की भीख मांगी थी और उस्मान डार को ये सीट हराई थी। आप सबको ये बात याद रखनी पड़ेगी। बहरहाल ये नून लीग का पुराना काम है, हमारा क्या, हम इदारे को यही कहेंगे, होर छुपो, आपने खुद इनको गोद लिया है, फीडर मुंह में डाला है। तो वो एक शेर है पंजाबी, सप्पां दे पुत मित्र नहीं हुंदे भावें चुलियां दुध पिलाइए। सो वो मशहूर सूफ़ी शायर साहब का शेर है। तो आपको मेरा ख्याल इसकी अभी नहीं तो थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी, और अब हम साइड पे बैठ के देखेंगे जब आपको समझ आएगी। पहले तो हम भी कूद पड़ते थे, आपके हिस्से के मुक्के खुद खाते थे, अब आपने हमारी ही ठुकाई की है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी ठुकाई इस दफ़ा आप अपनी डायरेक्ट करा लें। आएंगे हम, क्योंकि आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। आप हमारे भाई हैं, आखिर इस मुल्क को इकट्ठे ही चलाना पड़ना है। लेकिन आप पहले ज़रा एक दफ़ा आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने ये जो नई दिलरुबा पाली है ये आपके साथ क्या करती है। अच्छा जी, आलमी सतह पर छतरौल जारी है जी। ट्विटर में जो एलॉन मस्क है, अगर दुनिया में इस टाइम को बंदा काबिल सताइश है जो सच को प्रमोट कर रहा है, और मैं कहूँगा आपके बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं, उनके सरबराह हैं,
और इस्लाम जो है ना वो इखलाकियात और इक़दार का नाम है। इस्लाम जो है वो सिर्फ कलमा पढ़ लेने का और मज़हब पे यकीन कर लेने का नाम नहीं है। अगर आप मज़हब के बताए हुए असूलों पर नहीं चलते तो इस्लाम का पहला असूल है कि सच की तरवीज करो, सच बोलो। इस टाइम जो सबसे बड़ा सच बोलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है वो एलॉन मस्क दे रहा है, जो ट्विटर दे रहा है। और ट्विटर ने एक नई जो है वो एक नई एक्टिविटी दी है, एक नई आपके हाथ में सहूलत दी है। वो ये है कि जब कोई छोटा मोटा झूठ बोले तो माफ़ी मिल सकती है, जब कोई वड्डा सारा झूठ बोले, मतलब इतना सारा वड्डा झूठ बोले जितना आप ये कह लें कि जितना नवाज शरीफ साहब का मुंह है उतना वड्डा सारा को बंदा जब कोई झूठ बोले ना, तो उस टाइम ट्विटर ने एक सहूलत दी हुई है कि आप उसकी जो है वो समाजी चतरौल कर सकते हैं, मतलब अवामी चतरौल हो सकती, उसको वो कहते हैं कम्युनिटी नोट। मतलब आपने जब वड्डा सारा झूठ बोला किसी आर्टिकल में, किसी ट्वीट में, तो नीचे पब्लिक जाके बता सकती है कि ये झूठा है बंदा। हुसैन हक्कानी साहब नया शिकार हुए हैं इस कम्युनिटी नोट का, और हुसैन हक्कानी साहब की अवामी चतरौल हुई है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपनी तरफ से एक बैनुल-अक़वामी जरीदे में, जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे होने चाहिए, तो हो भी गए, तो इमरान खान, तो ये जो सब कुछ उन्होंने अपना मतंजन बेचने की कोशिश की थी। मैंने आपको बताया कि ट्विटर ने सहूलत दी हुई है, उनकी हुई है अवामी छतरौल, और उस छतरौल पे कम्युनिटी नोट हम आपको बता रहे हैं। उसमें अवाम के नुमाइंदों ने ये वहाँ बताया है कि जनाब तुसी चुप रहो, तुसी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से आप $30,000 ले चुके हुए हैं, और आपने $30,000 इसी चीज़ का लिए, ये वहाँ लिखा हुआ है, ताकि आप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मीन जनरल बाजवा की लॉबिंग कर सकें और इमरान खान के ख़िलाफ़ काम कर सकें अमेरिका के अंदर। और इस काम के लिए आपको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने $30,000 दिए थे। ये दोबारा मैं नहीं कह रहा, ये अवामी छतरौल हो रही है और ट्विटर के ऊपर सरेआम हो रही है। तो अब जो भी कोई वड्डा सारा झूठ बोलता है उसका वड्डा नहीं बल्कि छोटा ऑपरेशन जो है वो ट्विटर के ऊपर ही कर दिया जाता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन और निज़ामुद्दीन की चोरी पकड़ी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता आवाम को समझ आ रही है। आपको बैलेट पेपर दिखा रहे हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक ही तरह के नाम, एक ही तरह के निशान दिए जा रहे हैं। कई लोगों से जानबूझ के कागजात दाखिल करवाए गए कई हलकों में, जिनके नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नामों से मिलते जुलते हैं। उन्हें निशान भी उसी तरह के अलॉट किए गए ताकि कन्फ्यूजन हो और ताकि वोट देते हुए वोट ख़राब हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये नई कार्रवाई सामने आ रही है। सोचें अगर याया खान के पास ये वाला इलेक्शन कमीशन होता, उस टाइम निज़ामुद्दीन के पास ये वाला इलेक्शन कमीशन होता, तो ये शेख मुजीबुर रहमान और उस वक्त के इलेक्शंस में ये क्या करते। बहरहाल खुंज गए थोड़ा सा, उस टाइम ये वाली इतनी ज़्यादा दो नंबरी मौजूद नहीं थी। अच्छा जी, अगली खबर, इंसाफ के मुंह पर दड़ास दड़ास तमाचे पड़ रहे हैं, और आपने देखी होंगे फिल्मों में जैसे पढ़ते हैं बुरा काम करने पर वो तमाचे पड़ रहे हैं, और काजी साहब मुस्कुरा के खा रहे हैं। काजी साहब के ज़मानाए चीफ जस्टिसी में इस टाइम 8 से 9 महीने से वो सानहा 9 मई जिसको कौमी सानहा करार दिया गया और जिसके बारे में कहा गया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, इररिफ्यूटेबल जो है वो हमारे पास तमाम हकाइक हैं, अभी तक उसका चालान पेश नहीं किया गया बहुत सारे लोगों का 9 मई के अंदर। और अब उनके वकला ने अदालतों में शोर मचाना शुरू किया है। उन्होंने जो सेशन कोर्ट की अदालत है उनको कहा है कि आप बराए मेहरबानी हमें आपसे ज़मानत नहीं चाहिए, आप हमारी ज़मानत खारिज करें ताकि हम ऊपर जाकर ज़मानत लें। ये जो ड्रामा हो रहा है हमारे साथ इसको बंद किया जाए। और वाकई ये ड्रामा हो रहा है, औरतों को जेलों में रखा हुआ है सिर्फ वो झूठा जो ड्रामा बनाया था उसको प्रूव करने के लिए कि बड़ा जुल्म हुआ था। सबको पता है वो क्या हुआ था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए, मुल्की सलामती के नैरेटिव को जो इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगाने की ये पूरी की पूरी एक मजमूम कोशिश थी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि अलीम खान साहब का एक इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू के 2 हिस्से हैं बड़े इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखने हैं। पहले हिस्से में तो अलीम खान साहब ये मान रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी इमरान खान के ऊपर कोई ज़ाती 1 टका 1 पैसा खर्च नहीं किया। इमरान खान ने कभी भी उनसे ज़ाती जुराब तक का तोहफा नहीं लिया। सुनिए क्या कहते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल फेवर्स की खान को पर्सनल एक होता है ऑफिस बना दिया, एक वो जलसे में पैसे लगा दिए मुझे पर्सनल। मैं कभी किसी के लिए कभी पर्सनल ना उन्होंने कहीं मांगी पर्सनल फाइनेंशियल फेवर नहीं। मैंने इमरान खान साहब को यह भी बात कही थी कि मैं लंदन से आता हूं, मैंने आज तक आपके लिए कभी जुराब भी नहीं लाया। आपने सुना कि अलीम खान अपने मुंह से कह रहे हैं कि उन्होंने जाती तौर पर कभी इमरान खान के ऊपर 1 रुपया इमरान खान रवादार नहीं है, ना एक जुराब तक का उनसे तोहफा लिया है, ना वो लेके आए उनके लिए। लेकिन आप सोचिए कि नून लीग और तमाम लोग कहते थे ये उनकी ATM है, इमरान खान का किचन चलाते हैं, इमरान खान का ये चलाते हैं। तो सच वो होता है जो आपका मुखालिफ भी बोले। अलीम खान साहब में चलें, ये सताइश करनी चाहिए अलीम खान साहब की। ये उनकी
इस टाइम उनके बारे में ये अच्छी बात कहनी चाहिए कि उनमें अखलाकी जुर्रत है, वो शरीफों की तरह झूठे नहीं हैं, उनमें अखलाकी जुर्रत है कि वो खुलकर सच बोल रहे हैं जो हकीकत है। दूसरी जो हिस्सा है उनके इंटरव्यू का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलीम खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार हैं, इमरान खान के नाम के ऊपर उन्हें वोट पड़ेगा, फिर वो जीतेंगे और जीतने के बाद वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे साथ शामिल हो जाएंगे कि नहीं, ये तो मैं अगली खबर में कवर करूंगा। जो सलमान अकरम राजा का मास्टर स्ट्रोक है, ये मैं वहाँ ये शामिल होंगे कि नहीं वो वहाँ ले जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इस बात को आपके सामने रखूंगा कि इसमें अलीम खान साहब 2 कन्फेशंस कर रहे हैं। नंबर 1 कि वोट अभी भी इमरान खान का है, वोट इमरान खान के नाम पर पड़ना है। आज़ाद उम्मीदवार हो, पीटीआई का हो, बल्ले पे हो, किस निशान पे हो, वोट इमरान खान के नाम पर पड़ना है। इसीलिए कह रहे हैं ना कि आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, उनके वोटों से जीतेंगे और फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। पहली तो उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि वोट इमरान खान का है। दूसरा कन्फेशन उनका यह है कि इमरान खान के कैंडिडेट जीत भी रहे हैं, ये दूसरा उनका कन्फेशन है। हाँ, जीतने के बाद उन्होंने कहा हमारे साथ शामिल हो रहे, तो यहां तक रुक जाते हैं। अगली खबर मैं अगली के साथ करता हूं कि अलीम खान अपने मुंह से मान रहे हैं कि वोट आज भी इमरान खान का है और वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि जीतेगा भी इमरान खान का ही कैंडिडेट। अब मैं अगली खबर की तरफ चलता हूं। अगली खबर है जो सलमान अकरम राजा ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन की है। समीर खोसा बहुत ही काबिल वकील हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट यंग वकील हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से खतीजा शाह का केस भी लड़ा था और मंजे हुए वकील हैं। इस टाइम यंग हैं लेकिन मंजे हुए वकील हैं। और समीर खोसा ये पिटीशन लेके गए हैं सलमान अकरम राजा की जगह पर। सलमान अकरम राजा ने वहां पर ये सवाल किया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई को आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से बल्ले का निशान छीन लिया, लेकिन आपने कहा कि पीटीआई एक जमात के तौर पर अभी भी मौजूद है, उसके पास बल्ले का निशान नहीं है सिर्फ, लेकिन जमात के तौर पर मौजूद है। अगर वो जमात के तौर पर मौजूद है तो आपने मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे डिक्लेयर कर दिया? हाँ ठीक है, आप निशान दे देते कोई और, लेकिन आप मुझे आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैंने तो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मैंने तो अपने फॉर्म के ऊपर, नामजदगी के ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कलअदम करें। निशान बेशक मुझे बल्ला नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो बल्ला छीन लिया तहरीक इंसाफ से, लेकिन पार्टी के तौर पर तो तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है, तो मुझे तहरीक इंसाफ का ही कैंडिडेट रखा जाए और इलेक्शन कमीशन के मुझे आज़ाद डिक्लेयर करने के फैसले को नल एंड वॉइड किया जाए। बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक है, क्लैपिंग बनती है ये सलमान अकरम राजा और समीर खोसा और उनकी इस पिटीशन के ऊपर। अब जब अगर इस पिटीशन के ऊपर इंशाल्लाह फैसला हुआ और अगर हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया तो फिर तहरीक इंसाफ के तमाम जिन उम्मीदवारों को आज़ाद कहा हुआ है वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उम्मीदवार बन जाएंगे। निशान ज़रूर अलग अलग होंगे लेकिन फिर वो जीतने के बाद किसी को वोट नहीं डाल सकेंगे। तो अलीम खान साहब के उस सवाल का जवाब यहां पर हो गया। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इसलिए है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को बदल के रख दिया है। इमरान खान ने पाकिस्तान को इस तरीके से बदला है कि जो हम सोच नहीं सकते थे। आज एक तरफ बल्ले का निशान छीन लिया, 9 मई 10,000 से ज़्यादा कारकुनान अंदर, पर्चे, प्रेशर, लेकिन दूसरी तरफ देखिए क्या हुआ है। अल्लाह अल हक है, दूसरी तरफ एक तरफ छोटे बच्चे जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो बुजुर्ग कैंपेन कर रहे हैं, एक तरफ औरतें। मैं बार बार आपको कहता हूँ मुझे फ़ख्र है इन औरतों के ऊपर जो मैदान के अंदर हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं। ये तमाम औरतें जो हैं वो इस टाइम हरावल दस्ता बनी हुई हैं। ना सिर्फ वो औरतें जो इलेक्शन लड़ रही हैं बल्कि वो औरतें भी जो इनकी कैंपेन कर रही हैं, वो औरतें भी इस टाइम हरावल दस्ते के तौर पर ये इलेक्शन लड़ रही हैं। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसे आपको मनाजर नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको 2 मनाजर और दिखाता हूं जिससे आपकी आंखें ना भी भीगी तो आपका दिल ज़रूर पसीज जाएगा। ये ज़रा बुजुर्ग देखिए, इनकी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं। म्यूज़िक कॉपीराइट्स होते हैं इसलिए आपको उसकी आवाज़ नहीं सुना रहे, उसके अंदर म्यूज़िक है। ये बुजुर्ग जाते हैं इस दुकान के ऊपर और इनको कहते हैं कि न्याज दे छोर वोट देना है। वो दुकान वाला पूछता है कि आप क्यों आए हैं मेरी दुकान पर? तो वो कहते हैं कि मैं इमरान खान के लिए वोट मांगने आया हूँ। तो वो कहते हैं कि किसको वोट देना है इमरान खान के लिए? तो वो कहते हैं न्याज दा छोर, मीन न्याज का जो बेटा है वो इमरान खान का कैंडिडेट है। तो वो कहता है निशान क्या उसका? तो वो कहते हैं उसका निशान जहाज़ है, तुमने जहाज को वोट डालना है। वो बुजुर्ग जो है, ये बुजुर्ग इलेक्शन पे नहीं ठहरे हुए खड़े हुए, इनका कुछ लेना देना नहीं है इलेक्शन के साथ। ये सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में जो वहां पर लोकल कैंडिडेट है उसके लिए
गलियों बाजारों के अंदर ये बुजुर्ग जाकर वोट मांग रहे हैं। और इन बुजुर्गों से जब वो पूछता है दुकान वाला कि छोटा वोट किसे देना है, मीन एमपीए का वोट किसे देना है, एमएनए का तो आपने बता दिया, तो ये एक सेकंड के लिए मासूमियत के साथ कहते हैं ये तो मैंने पूछा ही नहीं किसी से, मैं तुम्हें पूछ के बताऊंगा। तो अब आप इस सादगी पे मारी ना जाएं कि प्यार गौर कीजिए, कमिटमेंट गौर कीजिए वोटर की, कि इमरान खान के लिए वोट मांगने के लिए बुजुर्ग खुद घर से निकल पड़ा है। हालांकि पूरी बात का पता नहीं है, लेकिन आप जरा कमिटमेंट का लेवल चेक कीजिए। तो ये कौम को इस जगह पर लाने का जो शऊर देने का जो सेहरा है वो इमरान खान के सर जाता है। लेकिन बात यहां नहीं रुकी, अगली वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके वालिद इस टाइम जेल में हैं। पीपी 149 से इनके वालिद जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये छोटी बच्ची अब खुद निकली है अपने वालिद की कैंपेन करने, और जगह जगह पर जाके बता रही है कि मेरे वालिद इमरान खान के उम्मीदवार हैं और वो जेल में हैं, इसलिए आपने मेरे वालिद को, मेरे अब्बा को, मेरे पापा को वोट डालना है। और लोग इस बच्ची का हाथ में पकड़ के उससे वादा कर रहे हैं कि हम उस दिन आपके वालिद को वोट डालेंगे। तो अब आप देखिए, एक तरफ माएँ, बहनें, बेटियां, दूसरी तरफ इस कौम के बुजुर्ग, और तीसरी तरफ आप इस कौम के बच्चे और नौजवान तो पहले ही सड़कों पर हैं इमरान खान के लिए। तो आप बताइए, जो शऊर आया है, ये निजामुद्दीन साहब का जो पट्टा गोल हुआ है कि हमेशा से उन्होंने हमें, आपको ये एक ड्रामे का सीन मैं दिखाता हूं, आपको इससे समझ आएगा कि चौधरी निजामुद्दीन साहब ये वाला नैरेटिव हमें देते थे। पहले सुनिए। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाह ही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। आपने सुना कि ड्रामे के अंदर मोहतरमा फरमा रही हैं कि सारे सियासतदान करप्ट हैं। हाँ जी, सिर्फ सियासतदान करप्ट हैं। ब्यूरोक्रेट तो डायरेक्ट जन्नत से आए उतर के, बिल्कुल मौलवी सारे डायरेक्ट जन्नत से आए हुए हैं। इसी तरीके से आपके फौजी जर्नल सारे डायरेक्ट जन्नत से आए हुए हैं। ना कियानी साहब ने कोई जजीरा लिया, ना किसी और ने मुशर्रफ साहब के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, ना बाजवा साहब के अकाउंट से वो जो अरबों रुपए एकदम से उनकी बेगम और वो सारे अमीर हो गए। अभी तक वो तमाम जो बेचारे जर्नलिस्ट हैं, नूरानी साहब और दूसरे, वो जेलें भुगत रहे हैं। जो बाहर हैं वो बचे हुए हैं, जो अंदर हैं वो जेलें भुगतते रहे उस काम के ऊपर। ये सारे फरिश्ते हैं, सिर्फ सियासतदान करप्ट है, इनको जेलों में डाल दो, इनकी तबाही कर दो। ये था वो तरीका वारदात चौधरी निजामुद्दीन का जो हम पर इस्तेमाल हुआ, और हम सारे भी लठ लेकर सिर्फ सियासतदान के पीछे लितर लेके चढ़ जाते थे। और उससे क्या हुआ कि जो ईमानदार सियासतदान पाकिस्तान में आता है, आप उसको भी करप्ट कहते हैं, गंदा कहते हैं। वो ना भी हो तो उसको साबित करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बेईमान होता है, वो तो होता ही है, तो ईमानदार बंदे आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाते हैं, और बेईमान लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो फिर सरायत करते जाते हैं। मैं आप इंटरेस्टिंगली, मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके बारे में भी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होगी। मैंने कहा होगी तो उसको मंजर आम पर आना चाहिए। मेरे तो बदतरीन दुश्मन भी मेरे पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाते। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा किसी एक पैनी के साथ भी रिलेशनशिप है। तो उन्होंने कहा नहीं, सियासत आपने की है, शीशे के घर में आप रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपने भी ज़रूर किया होगा। तो ये वो माइंड सेट है जो चौधरी निजामुद्दीन ने जनरेट किया हुआ है कि जो बिल्कुल शुद्ध ईमानदार लोग हैं उनके ऊपर भी हम शक करते हैं। उससे होता क्या है, ईमानदार बंदा कहता है गंदा काम है, दफा करो, मैंने क्यों सियासत करनी है। और फिर रह जाते हैं हमारे पास ख्वाजा आसिफ जैसे, रह जाते हैं हमारे पास फिर जावेद लतीफ़ साहब जैसे, राणे सनाउल्लाह साहब जैसे, फिर इस तरह के लोग हमारे पास रह जाते हैं। फिर हुर चूपो भुगतो, और चौधरी निजामुद्दीन को यही पसंद है। लेकिन अब मामला चेंज हो रहा है, अवाम में शऊर आ रहा है, छोटों से लेके बड़ों तक तमाम इस टाइम कंधे से कंधा लगाकर इमरान खान के लिए वोट मांग रहे हैं। ये बेसिकली आप इमरान खान के लिए नहीं मांग रहे। इमरान खान को क्या मिलना है आपके वोट से, ये आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए मांग रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम के लिए ये आप वोट मांग रहे हैं। अच्छा जी, अगली जो आपके सामने खबर रखेंगे वो रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। सलमान सफदर ये केस लड़ रहे थे, इमरान खान को पकड़ के जेल में दे दिया, उनकी तमाम जमानतें खारिज कर दी। अब उन्होंने ये केस लड़ रहे थे कि वो तो जेल में थे और खारिज की थी जमानतें कि वो पेश नहीं हुए अदालत में। तो उन्होंने कहा उन्होंने कैसे पेश होना था, पेश तो पुलिस ने करना था, रियासत ने करना था, वो उन्हीं की कैद में थे। तो अब पता चला है कि हुकूमत ने उनकी वो 7 के करीब जो जमानतें खारिज की थी वो बहाल हो गई हैं।
इस रीज़न के ऊपर कि वो जेल में थे और ये रियासत की जिम्मेदारी थी। तो एक ये खबर थी आपके सामने रखनी। अच्छा जी, आखिरी खबर जो आपके सामने रखेंगे चलते चलते वो इरफान सदीकी साहब की है। उन्होंने अपनी सहाफ़त को बहुत बेचा और उससे खूब उन्होंने अपने लिए सब कुछ कमाया, मीन इक़्तिदार कमाया, अपने लिए ओहदे कमाए। अब वो एक नया आर्टिकल उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासतदान नहीं कहा जा सकता। इमरान खान को सियासतदान अगर हमने कहना है तो इमरान खान सियासतदान होता तो वो नवाज शरीफ को चोर ना कहता, जरदारी को चोर ना कहता, इनसे हाथ मिलाता और इक़्तिदार में रहता। इमरान खान अगर सियासतदान होता तो चिराग, उनको पहला निशान चिराग मिला था, उसके बाद उन्हें बल्ला मिला और बल्ले से होते हुए अब जूतों के इंतखाबी निशान उनके उम्मीदवारों को मिले हुए। तो अगर इमरान खान सियासतदान होता तो ये सब कुछ उसके साथ ना होता, बल्कि वो नवाज शरीफ और जरदारी के साथ हाथ मिलाता और इक़्तिदार में रहता और इक़्तिदार के मज़े इंजॉय करता। ये चेक करें, अगर यजीद के ज़माने के अंदर या टीपू सुल्तान के ज़माने के अंदर इरफान सदीकी साहब होते तो ये टीपू सुल्तान को बेवकूफ़ कहते और कहते टीपू सुल्तान कभी ना हारता, सिर्फ अंग्रेज़ के सामने बैत करनी थी। इसी तरह से यजीद के बारे में भी ये यही लिखते और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही लिखते। तो ये हैं वो लफाफे, ये हैं वो गंदे परगंदे लोग जिनका मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इनको आपने एंडोर्स नहीं करना। आपको यहीं से एक याददाश्त, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे से उनका तल्लुक़ है, बहुत बड़े ओहदे पर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, बहुत देर से रिटायर्ड हैं, बुज़ुर्ग हैं। अब उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ भेजी है और वो है जो मिले थे रास्ते में अहमद बशीर। बड़ी ही अफसोस की बात होती है जब, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बुशरा अंसारी, उनके वालिद हैं अहमद बशीर, लेकिन अफसोस की बात ये होती है हमारे कौम की कम इल्मी के ऊपर कि जब लोग अहमद बशीर साहब का तारफ़ ये करवाते हैं कि वो बुशरा अंसारी के वालिद हैं। हालांकि तारफ़ उल्टा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बुशरा अंसारी साहबा छोटी आर्टिस्ट हैं, लेकिन अहमद बशीर बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े लिखारी थे, बहुत बड़े मुसन्नफ़ थे। उनका तारफ़ ये करवाना कि वो बुशरा अंसारी के वालिद हैं, इससे कोई शक नहीं कि बुशरा अंसारी साहबा की इज्जत में तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और अहमद बशीर साहब की भी इज्जत में इजाफा ही होता है क्योंकि उनकी बेटी ने भी नाम कमाया। लेकिन ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। अहमद बशीर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनका डायरेक्ट तारफ़ होना चाहिए। तो इनकी किताब के पेज नंबर 209 और 210 पर अपनी एक इंटरेक्शन जो उनकी शहाब साहब के साथ हुई उसके बारे में एक रुदाद लिखते हैं, अपनी उस इंटरेक्शन का किस्सा सुनाते हैं आपको कि किस तरीके से वो इंटरेक्शन हुई थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें अहमद बशीर साहब लिखते हैं कि शहाब साहब उनको बता रहे हैं, यही बात मुझे बेचैन किए देती है, सब कुछ चकनाचूर हो गया, मैं सख्त नदामत में मुब्तला हूँ, जीना दूबर हो रहा है। ये शहाब साहब कहते हैं। तो इसके जवाब में अहमद बशीर कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा मगर आपका क्या कसूर है। अहमद बशीर कहते हैं मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी नदामत कम हो। और आपको किस बात की नदामत है, अहमद बशीर उनसे कहते हैं। उसके जवाब में बेसिकली वो इसलिए कहते हैं कि उनको थोड़ी तसल्ली मिले, बुज़ुर्ग आदमी है, क्यों वो इतने नादम है। इसके जवाब में वो शहाब साहब कहते हैं कि कौम ज़िल्लत की जिस इंतहा को पहुँच चुकी है इसकी कुछ ज़िम्मेदारी ज़ाती तौर पर मुझ पर भी आती है। मैंने अयूब खान की खिदमत अपनी सरकारी ड्यूटी से बहुत आगे बढ़कर अंजाम दी। मैंने इसे इसकी पसंद के मशवरे दिए और इसके बाज़ फ़ैसलों में शरीक रहा जिनकी बदौलत डिक्टेटरशिप जड़ पकड़ गई और कौम का हर फर्द ज़लीलो ख्वार हुआ, इखलाक तब्दील हो गए, इक़दार बिगड़ गई, माशरा नफ्सा नफसी का शिकार हो गया और आगे भी ज़िल्लत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस रज़ालत में मेरा जो हिस्सा है मैं इसकी वजह से सख्त नदामत में मुब्तला हूँ मगर अब कुछ नहीं हो सकता। ये अहमद बशीर साहब लिखते हैं अपनी किताब में। और आज जब आप इन तमाम लफाफों को देखते हैं और आज जब आप सदीकी साहब के हरकात को देखते हैं, उनके कॉलम देखते हैं, अंसार अब्बासी साहब जैसे लफाफे को देखते हैं, तो आपको लगता है कि शहाब साहब ने चलें गलती की, नहीं करनी चाहिए थी उन्हें उनकी गलतियां, लेकिन फिर भी चले उन्हें कुछ नदामत तो थी दुनिया से जाने से पहले। आप सोचिए कि ये इन लफाफों के ज़मीर कितने बेइज्जती प्रूफ हैं, कितना शर्मिंदगी प्रूफ इनके ज़मीर अल्लाह ने इनको दिए हुए हैं, कितनी सख्त कोटिंग है उसके ऊपर। मुझे लगता है पता नहीं किस धात की होगी, ग्रेनाइट की होगी, किस चीज़ की ऊपर सख्त कोटिंग है इनके ऊपर कि इनको ना शर्मिंदगी है ना एहसास शर्मिंदगी है कि ये क्या कर रहे हैं और ये किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के कत्ल के अंदर शामिल है। लंबा हो गया वीलॉग, लेकिन बहुत सारी खबरें थी, ज़रूरी थी आपके सामने रखनी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।